इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कैसे बाहर भेज रहे हैं आप? जो पहले 100 स्टूडेंट्स थे उनका मैंने फ्री प्रोसेस किया। मैं अब तक तकरीबन 500 के करीब स्टूडेंट्स को जो है यूरोप भेज चुका हूँ और लीगल तरीके से भेज चुका हूँ। ये डन बेस वीज़ा क्या होता है? ये सब फ्रॉड है। वो कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं जो नौजवान करते हैं? स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि जिसके पास जाते हैं उसकी बातों में आ जाते हैं, खुद सेल्फ रिसर्च नहीं करते। कैसे पता चलेगा कि ये जो कंसल्टेंट है ये ठीक कंसल्टेंट है या ये फ्रॉड है? अगर वो कहे कि मैं जनाब आपका हर कंट्री के अंदर कर सकता हूँ, मैं दुनिया के आपको हर मुल्क में भेज सकता हूँ, तो आप समझे कि वो बस आपको ख्वाब बेच रहा है, बस फिर उसने कोई बेचना है। क्या यूरोप की हर मुल्क में जाने के लिए आइट्स ज़रूरी है? अभी ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आइल्स और पीटी के बगैर भी आप वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं और अभी रिसेंटली हमारे हुए भी हैं। वहाँ जाके कोई गोरी पसानी है और उसके साथ शादी करके वहीं पे सेटल होना। लेकिन अब वो पहले वाले गोरे अब नहीं रहे, वो बहुत समझदार हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोच विद मसूद रज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़श्ता दिनों एक वीडियो मैंने की थी और उस पर मैंने बताया था कि पाकिस्तान से गुज़श्ता 1.5-2 साल के दौरान 3 मिलियन से ज़ायद जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो मुल्क छोड़ गए। एक साइड पे हमने ये कहा था कि ये मुल्क से जो नौजवानों का जाना है उसको ब्रेन ड्रेन कंसिडर किया जाता है, और अगर हम रेमिटेंसेस की मद में देखा जाए तो वो पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है, क्योंकि डॉलर्स की मद में बहुत सारा रेवेन्यू पाकिस्तान में आता है। जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि पूरे पाकिस्तान में कौन सा एरिया है जहाँ से सबसे ज़्यादा जो नौजवान है वो दूसरे ममालिक में जाते हैं स्टडी वीज़े के लिए या काम के लिए। तो उसमें मंडी बहाउद्दीन का जो डिस्ट्रिक्ट है, तहसील मलकपाल, मंडी बहाउद्दीन, ये जो बेल्ट है इससे बहुत ज़्यादा नौजवान दूसरे ममालिक में जाते हैं। गुज़श्ता दिनों आपने देखा, मैंने उधर से एक व्लॉग भी किया था, मुझे जाना हुआ मंडी बहाउद्दीन। तो वहाँ पे मैंने लोगों से पूछा कि लोग जाते कैसे हैं, तो उन्होंने एक बंदे का नाम लिया कि ये बंदा जो है ना, ये एक साजिश कर रहा है जिसके तहत ये नौजवानों को बाहर भेज रहा है। तो आज उस नौजवान को मैंने मदऊ कर किया है, काफ़ी दफ़ा उनको रिक्वेस्ट किया, तो आज फाइनली आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं कि वो किस तरह से पाकिस्तान से लीगली तौर पर, डंकी के ज़रिए नहीं, लीगली तौर पर यहाँ से पाकिस्तानी जो नौजवान हैं उनको बाहर के ममालिक भेज रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अवैस चौधरी साहब, जो एक वीज़ा कंसल्टेंट भी हैं और एजुकेशन वीज़ा के हवाले से उनकी स्पेशलिटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी आप बताएं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल। सर, क्या जादू कर रहे हैं आप मंडी बहाउद्दीन में? इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कैसे बाहर भेज रहे हैं आप? सर, जादू नहीं है, बेसिकली ये एक सोच है कि अपने डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन, डिस्ट्रिक्ट गुजरात, डिस्ट्रिक्ट जेलम, ये हमारे सराउंडिंग में पड़ते हैं और यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि मैट्रिक कर ली, डंकी लगानी है, बाहर जाना है, यूरोप जाना है। हर घर के अंदर से अगर 10 फ़र्द हैं तो उनके अंदर से 3 या 4 लोग जो हैं वो यूरोप के अंदर हैं। तो मैं बेसिकली डंकी से बचाना चाह रहा था और इसका जो स्टार्ट हमने लिया वो 4 साल कबल, मैं अपने एक फैमिली मेम्बर जो मेरा था उसका मैंने प्रोसेस करना था स्टडी वीज़ा का। मैंने 2-3-4 कंसल्टेंट उनके पास में गया, मैंने स्कैम करवाया और बेसिकली फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये काम मैंने खुद करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस 4 साल के अरसे के अंदर मैं अब तक तकरीबन 500 के करीब स्टूडेंट्स को जो है मैं यूरोप भेज चुका हूँ और लीगल तरीके से भेज चुका हूँ। तो उसके अंदर जो हम यूरोप का बेसिकली बाल्टिक स्टेट्स है, लातविया, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, उसके बाद एस्टोनिया, उनके ऊपर हम काम करते हैं। तो स्टार्ट जो मैंने लिया था वो 2 कंट्रीज़ के अंदर से लिया था, फिर मैं ख़ुद बाहर यूरोप गया और मैंने मज़ीद जो ऑप्शंस हैं उसको निकाले और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 12 कंट्रीज़ के ऊपर जो काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। ये बहुत बड़ा नंबर आपने कोट किया कि पिछले 4 साल के दौरान आपने 500 से ज़्यादा नौजवानों को बाहर भेजा। एक जानिब हम देखते हैं कि नौजवान जब भी पाकिस्तान से जाने की कोशिश कर रहा है तो FIA ने पिछले दिनों 75,000 के करीब जो नौजवान हैं जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद थे उनको एयरपोर्ट पर रोका और उनको वापस भेजा, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से वीज़ा भी लिए होते हैं। तो पूरी दुनिया के लिए अगर हम देखा तो दुबई जैसा मुल्क जो है वो हमें वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। इन हालात में जब रेपुटेशन इंटरनेशनली इतनी ख़राब है और आप इतनी सक्सेसफुली, जो अपने जो लोगों ने मुझे बताया जिसकी वजह से मैंने आपको अपने प्रोग्राम में दावत दी, सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा है, तो कौन सी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी नौजवानों के लिए बेस्ट हैं फॉर वीज़ा स्टडी पर्पस? सर, डेस्टिनेशन का ताल्लुक जो है, अब आपने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक तो आपने किया कि ऑफलोड का जो मामला चल रहे हैं FIA के अंदर, अब दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि डेस्टिनेशन का। तो पहले मैं आपको रिप्लाई देता हूँ कि जो आप ऑफलोड की बात कर रहे हैं, जब स्टूडेंट अप्लाई करता है स्टडी वीज़ा के लिए, अगर उससे बेसिक हाउ नो नहीं है, वो किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास काम कर रहा है जिसने कहना कि पैसे मुझे दे दो, सारा काम मैं खुद करूँगा, तो आपको बस वीज़ा मिल जाएगा, तो उस बच्चे को नहीं पता होता कि उस किस यूनिवर्सिटी में उसका अप्लाई हो रहा है, किस जगह पे अप्लाई हो रहा है, उसका प्रोसेस हुआ कैसे है, उसका वीज़ा स्टैंप कैसे हुआ है, उसकी ईमेल कैसे आई है, तो वो किस तरह अपने जस्टिफाई करेगा एयरपोर्ट के ऊपर। अब रिसेंटली कल मेरा एक स्टूडेंट गया है, उसके एयरपोर्ट के ऊपर उससे इंक्वायरी हुई है, ये नहीं कि नहीं हुई,
लेकिन 1 घंटे के दौरान उसके पास जब उसकी अपनी ईमेल से हमने अप्लाई किया, हम जब भी स्टूडेंट का अप्लाई करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो हम उसकी अपनी जो ईमेल होती है स्टूडेंट की, हम उसके ऊपर से करते हैं ताकि उसको हर स्टेप का पता हो कि मेरा अब एडमिशन हो गया है, मैंने अब मेरी अब एम्बेसी अपॉइंटमेंट आ रही है, मैंने अब जाके वीज़ा स्टैंप करवाना है। तो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ एयरपोर्ट के ऊपर जवाब दे सकता है कि ये भाई मैंने खुद प्रोसेस किया, तो मैं किस तरह फेक स्टूडेंट हूँ। उसको अपने कोर्स के बारे में पता होता है, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में पता होता है, अपनी डेस्टिनेशन के बारे में पता होता है, अपनी अकोमोडेशन के बारे में पता होता है। तो इसलिए FIA फिर से वो कवर कर जाते हैं। अच्छा, अगर हम देखें कि 2025 जो गुज़श्ता साल था, उसमें आपने, ज़ाहिर बात है आपके लिए भी पूरा डेटा उसका आपके पास होगा, तो कौन से जो डेस्टिनेशंस थी या रुझानात की अगर हम बात करें तो किन मुल्कों की तरफ ज़्यादा लोग गए? सर, जाने की बात जो है वो वीज़ा रेशो को हम कंसीडर करते हैं। जब भी हमारे पास प्रोफाइल आती है, हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसकी वीज़ा रेशो अभी जो बाल्टिक स्टेट्स हैं जिसमें लातविया, लिथुआनिया का था, जिससे मैंने स्टार्टअप लिया था, और उसके अंदर भी लातविया के और लिथुआनिया के अंदर आप जो इतना तो बड़े वो कंट्रीज़ नहीं है, लेकिन आप जिस भी कोने के अंदर चले जाएंगे वहाँ पे वो आपको बताएंगे कि अवैस चौधरी से हमने प्रोसेस करवाया था। अभी मेरे ग्रुप्स के अंदर, सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं मेरे ऊपर, उसके अंदर अभी भी 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और जिनका प्रोसेस, उनमें से मैंने जो पहले 100 स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंट, उनका मैंने फ्री प्रोसेस किया। तो इसकी यही रीज़न थी कि अपना ट्रस्ट बिल्ड किया है। और अभी भी उनकी वीज़ा रेशो जो है, लिथुआनिया की अभी जो लास्ट इनटेक था उसमें थोड़ी डाउन हुई है, लेकिन उससे पहले 100% वीज़ा रेशो थी। और लातविया की भी इसी तरह 100% वीज़ा रेशो है। स्लोवेनिया की वीज़ा रेशो 100% है। जितने शेंजन छोटे कंट्री हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स कम है, अगर हम उनका प्रोसेस करते हैं तो उसमें ये है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ये है कि दूसरी निस्बत, क्योंकि उनके एम्बेसीज पाकिस्तान में नहीं है, आउट ऑफ कंट्री जाके आपको बायोमेट्रिक देनी पड़ती है, सबमिशन करवानी पड़ती है, टाइम 7 से 8 महीने लग जाता है, लेकिन वीज़ा रेशो उनका अच्छा मिलता है और बजट भी कम लगता है। अच्छा, इसमें स्टडी वीज़ा में आपकी स्पेशलिटी है, तो अगर हम देखेंगे, अगर एक जो पाकिस्तानी नौजवान है वो बाहर किसी मुल्क में जाना चाहता है, और स्पेशली यूरोप का तो आजकल हर कोई ख्वाहिशमंद है, तो क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या शराइत होती हैं जिनके ऊपर वीज़ा मिलता है? सर, ये जो हमारा कंसेप्ट है ना हमारे यहाँ पे, अगर आप एक किसी कंसल्टेंसी पे चले जाएं, आप उसके बोलें कि मैंने अमेरिका का करना है, वो उसकी भी रिक्वायरमेंट्स आपको वही बताएगा। अब वो कहेगा यूरोप का आपने करना है, यूरोप में अब जो 32 शेंजन कंट्रीज़ हैं उनमें आपको बताएगा हर कंट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। जो रिक्वायरमेंट्स वेरी करती है आपके प्रोफाइल के ऊपर। इंटरमीडिएट में 45% से लेके 98% तक भी आपकी रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कोर्स टू कोर्स, और उसके बाद कंट्री टू कंट्री। जो बाल्टिक स्टेट्स हैं उनमें कुछ कंट्रीज़ हैं ऐसी हैं जिनमें 50% भी रिक्वायरमेंट जो होती है परसेंटेज उस पर भी हो जाता है, कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर 80% पे भी नहीं होता। तो जब भी हमारे पास प्रोफाइल आती है, पहले हम उसकी प्रोफाइल असेसमेंट करते हैं, उसके बाद कंट्री उसको सजेशन देते हैं कि आप इस कंट्री के लिए प्रोसीड करें। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान के, क्योंकि मैं खुद 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, यूथ के साथ इंटरेक्शन रहती है, उसके अलावा जब हम फील्ड में काम करते हैं अपने जर्नलिज्म के दौरान, तो हम देखते हैं कि लोग अक्सर ये गिला करते हैं जी कि हमने बड़ा ट्राई किया लेकिन हमारा जो वीज़ा था वो रिजेक्ट हो गया। तो वो कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं जो नौजवान करते हैं किसी बाहर के मुल्क में अप्लाई करने के लिए, जिसकी वजह से वो वीज़ा रिजेक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा है? सबसे बड़ी गलती सर यही होती है कि हम जिस कंसल्टेंट के पास जाते हैं ना, उसको जिस कंट्री में ज़्यादा बेनिफिट होता है, जिसमें उसकी एक्सपर्टीज़ होती हैं, वो बंदे को, उस स्टूडेंट को उस कंट्री के अंदर पुश करता है। हालांकि उस कंट्री के अकॉर्डिंग उसकी प्रोफाइल नहीं होती। अगर एक स्टूडेंट है, उसकी प्रोफाइल कनाडा के लिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है, तो अगर हम उसको अपने बेनिफिट के लिए उसके अंदर पुश करेंगे तो वो स्टूडेंट का और रिफ्यूज़ ही होगा वीज़ा। और उसके बाद फाइनेंशियल हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है। कुछ कंट्रीज़ फाइनेंशियल हिस्ट्री को देखते हैं, कुछ आपके जो है उसकी प्रोफाइल को देखते हैं, ये चीज़ें एकेडमिक प्रोफाइल को, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। कंट्री सजेशन अगर आपको अच्छी मिल गई, आपने कंट्री अच्छा चूज़ कर लिया तो आपका वीज़ा लग जाएगा, अगर नहीं किया तो फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ही होगा। अच्छा, इस पे 2-3 मेरे सवाल है, लेकिन मेरे ज़हन में इकट्ठे आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम वन बाय वन उनको डिस्कस करें। कि एक तो ये आइट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है कि क्या यूरोप की हर मुल्क में जाने के लिए आइट्स ज़रूरी है? सर नहीं था, पहले नहीं था। अभी भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि लातविया है, वहाँ पे एम्बेसी रिक्वायरमेंट नहीं है। लिथुआनिया में एम्बेसी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अब उसको कर रही हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना, हमारा एक ये अलमिया है कि मैं अपने काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो लातविया लिथुआनिया में जाते हैं और वो वहाँ से स्किप हो जाते हैं। स्किप होके वो किसी और शेंजन कंट्री में चले जाएंगे, जिससे एक तो इदारे की रेपुटेशन ख़राब होती है जिसने उसको भेजा होता है, तो यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा, जो नए जाने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मज़ीद जो रिक्वायरमेंट्स वो सख्त कर दी जाती हैं। तो अभी ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आइल्स और पीटी के बगैर भी आप वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं, और अभी रिसेंटली हमारे हुए भी हैं। मुझे ये चीज़ समझाएं कि एक बंदा लीगली तौर पर गया है,
वो आगे जाके गायब होने का मतलब ये है कि वो इलीगल हो रहा है, और आगे जाके वो डंकी में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा कि जो एक लीगल तरीके से है। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है वहाँ पे कि अगर आप लीगली तरीके से वहाँ पे किसी आप छोटे कंट्री में गए हैं, यूरोपियन कंट्री में, बाल्टिक स्टेट पे गए हैं किसी में, तो वहाँ से आप किसी बड़े मुल्क में ट्रैवल कर जाएँ? क्या इसका कोई लीगल वे भी है? जी बिल्कुल है। सबसे पहले तो आपने जो पूछा कि आगे स्किप करते हैं, ये हमारे साथ रिसेंटली हुआ भी है। हमारे चोट दीरा के एक स्टूडेंट हैं, मैं उनको नहीं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। वो एक दिन लातविया में गए हैं और दूसरे दिन वो आगे मूव करके फ्रांस में चले गए हैं। हालांकि लातविया के अंदर जो एक स्टूडेंट डिलीवरी करके इनकम करता है वो अराउंड 2000 से 2500 यूरो तक भी निकाल लेता है। और समर के अंदर जब गर्मियाँ होती हैं उसके अंदर तकरीबन वो आपके यानी कि तकरीबन 1500 तक कर लेता है। विंटर में ज़्यादा काम होता है, समर में कम होता है, तो वो तकरीबन 2500 तक निकाल लेते हैं इनके अंदर, विंटर के अंदर, क्योंकि वहाँ बर्फबारी होती है। अगर वही स्टूडेंट अब जब फ्रांस में जाएगा, स्पेन में जाएगा, तो मैक्सिमम इन लीगल पे उसको जो सैलरी मिलेगी वो 1800 या 1200 तक मिल जाएगी। तो एक तो लॉस कार होता है, सिर्फ उसके अंदर एहसास कमतरी है कि यार ये छोटा मुल्क है, पीछे पिंड वालों को क्या बताऊंगा कि मैं फ्रांस के साथ स्टेटस नहीं लगाऊंगा, ईफल टावर के साथ, तो पता नहीं लगेगा कि बच्चा यूरोप में आया है। ये हमारा माइंड सेट है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर वो वहाँ पे डिग्री कंप्लीट कर लेता, साथ अच्छी अर्निंग करता, तो उसके लिए बहुत ऑप्शन। वैसे तो घूमने फिरने के तो वो पूरे आप ऑप्शन में जा सकते हैं, लेकिन आपने लीगली सवाल किया, लीगली आप मूव हो सकते हैं। उसके बाद आप यानी कि वहाँ उसी कंट्री में रह के आप किसी और अच्छी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें स्टडी वीज़ा भी है, वर्क परमिट भी है, तो आप अप्लाई करके जा सकते हैं। और रिसेंटली मैंने करवाए भी हैं, लातविया से भी, लिथुआनिया से भी स्टूडेंट जो है स्पेन की TRC इनको लेके दी है, स्टडी प्लस वर्क की, आर्टिकल 92 पुर्तगाल का है वो लेके दिया है। उसके बाद पोलैंड का एक लैंग्वेज कोर्स है वहाँ से, उसके बाद फिर आपको वर्क परमिट मिलता है। वो ऑप्शंस काफ़ी हैं, लेकिन स्टूडेंट उस तरफ जाता नहीं है ना, उसको अवेयरनेस नहीं है, मेहनत नहीं करना चाह रहा, अवेयरनेस नहीं है उसको, बजाय इसके कि वो एक अच्छे स्टेटस के साथ किसी भी मुल्क में जाके बाइज्जत जॉब कर सकता है और लीगली तरीके से, और लेकिन वो लोग रेफर करते हैं कि बस अफरा तफरी में कहीं और शिफ्ट हो किसी और जगह पे। तो सर अगर हम बात करें एक्सपेंस की को, तो एक नौजवान, अब जारी बात है कि यहाँ पे फिर दो क्वेश्चंस हैं कि लोग जो बाहर जाना चाहते हैं उनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो ओपन मेरिट पे चले जाएं पैसे पे करके, या दूसरा वो स्कॉलरशिप में चले जाएं। तो अगर आप दोनों का तरीका हमें बता दें कि अगर कोई स्कॉलरशिप से जाना चाहता है तो उसका तरीकाकार क्या होगा, और अगर कोई वैसे उस पर एकेडमिक बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है लेकिन उसके पास पैसे हैं, तो वो अगर जाना चाहता है तो व्हाट वुड बी द वे? सर पहली बात तो है कि अगर आप स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप के लिए ऑप्शन आपको जो आपकी HEC है वो भी देती है आपको। उसके अंदर काफ़ी टेस्ट होते हैं, लेट है, ESET है, उसके टेस्ट होते हैं, वो अगर आप दे लें तो उसके बाद भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। उसके अलावा अभी रिसेंटली रोमानिया की इंटर्नशिप है, वो स्कॉलरशिप है जो आपको मिलेगी तकरीबन 85% से अब आपके नंबर हों, तो वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, वो आपको स्टिपेंड भी देते हैं साथ, तो वो भी आपको मिल जाती है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम, एक प्रोसेस होता है, इतना स्टूडेंट वेट नहीं करते, अराउंड आपको 1 ईयर भी लग सकता है, 8 मंथ भी लग सकते हैं। पहले आपको आपकी प्रोफाइल का क्राइटेरिया मीट करेगा, उसके बाद आपका जो HOD है वो आपका इंटरव्यू करेगा, पैनल बैठेगा, उसके बाद आपको वो स्टेट फंडेड जो स्कॉलरशिप है वो देते हैं। उसके बाद इरास्मस स्कॉलरशिप होती है, मुंडास इरास्मस, वो स्कॉलरशिप मिलती है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये तो आगे स्कॉलरशिप वाले। बाकी जो उसके बाद आपकी पेड कह रहे हैं, तो वो आप क्या लें कि 6 लाख से लेके 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख तक भी आपके पास स्टडी वीज़ा के ऑप्शन है, लेकिन उसमें अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली और कंट्री के अकॉर्डिंगली आपने चूज़ करना है, तो वो उसके अंदर आप जा सकते हैं। एक आम बंदा है, उसके पास मैं अपना क्वेश्चन दोबारा से रीफ्रेज करता हूँ कि उसके पास एकेडमिक बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, उसका एकेडमिया से उसका यहाँ उसका एकेडमिया का जो गैप है वो ज़्यादा है, वो दोबारा से रिकनेक्ट होना चाहता है और स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसको कम से कम कितने पैसे उसके पास होना चाहिए? क्या हर मुल्क जाने के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है, या विद आउट स्टेटमेंट भी आपका वीज़ा मिल सकता है? नहीं सर, स्टडी वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो आपको कंपलसरी है। अगर आप स्कॉलरशिप पे नहीं हैं तो जाहिर बात है वहाँ पे आपको लिविंग एक्सपेंस और स्टडी एक्सपेंस के बियर करने के लिए वो आपने वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। अब ये क्राइटेरिया अलग है, कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी 15 लाख भी आप शो करवा सकते हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी 25 लाख है, किसी की 35 लाख है, किसी की ऊपर, यानी आप चलती जाती कंट्री वाइज है, जिस तरह कंट्री होता है उसके अकॉर्डिंगली उसकी यूरोस के अंदर आपने स्टेटमेंट करनी है, यानी 5000 यूरो से लेके 15,000 यूरो, 20,000 यूरो तक भी आपने स्टेटमेंट रखवानी है, तो वो स्टेटमेंट रखवानी होती है। लेकिन उस स्टेटमेंट रखवाने का क्राइटेरिया मुख्तलिफ है, किसी की मेच्योर स्टेटमेंट देनी है आपने 6 मंथ की, किसी की 3 मंथ की मेच्योर स्टेटमेंट देनी है, किसी की आप फ्रेश स्टेटमेंट भी रखवा सकते हैं, तो स्टेटमेंट ज़रूरी है उसके लिए। मेरे एक दोस्त हैं, वो बाहर के किसी मुल्क में नहीं गए लेकिन वो वीज़ा कंसल्टेंसी पूरी दुनिया के लिए करते हैं। जी। तो वो लाइफस्टाइल चेंज हुआ, बाइक से की छोटी गाड़ी, गाड़ी से बड़ी गाड़ी, अब तो बहुत बड़ी गाड़ी है उनके पास। तो एक दिन सवाल मैंने पूछा, मैंने कहा मियाँ साहब ये किस तरह से, कितने स्टूडेंट्स बाहर गए हैं? कहता है यार हम तो ख्वाब बेचते हैं,
स्टूडेंट बाहर जाए या ना जाए, हमारे पैसे बन रहे हैं, हम तो फीस की मद में पैसे ले लेते हैं सर। ऐसे ही तो आप कितने लोगों के साथ फ्रॉड करते जी हैं? फ्रॉड सर हमने बहुत लोगों के साथ किया। रिसेंटली हमारे साथ कल भी आए हुए थे, हमारे पास डेरा इस्माइल खान से स्टूडेंट आए थे और बखर से स्टूडेंट आए थे। एक मलिकवाल शहर में, और तकरीबन वो 600-700 किलोमीटर का सफ़र तय करके आ रहे हैं, जहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट भी नहीं आती। उनको एक दिन लगा पहुँचने में वहाँ पे। तो वो सिर्फ हमें फ्रॉड करवाने हमारे से आए थे कि उन्होंने कहा कि आप हमारा प्रोसेस करें लिथुआनिया का। लेकिन मुझे पता था कि इस टाइम वहाँ पे एडमिशन इनका इस प्रोफाइल के साथ स्ट्रांग नहीं होना। वो 3 लोग आए थे और 2 लोग बकर से थे, 5 लोग थे। मेरे पास 5 लाख की दिहाड़ी थी, तो 300 जो हम इंस्टॉलमेंट थी इनकी वो हम लेते हैं। 3 लाख की हमारी 5 लाख की दिहाड़ी थी टोटल, वो हमने वेस्ट कर दी है। उनको बोला कि आप या तो कंट्री स्विच कर जाएं और इस प्रोफाइल के साथ हम आपको प्रोसेस नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि वो 5 लाख तो मैं एक बार ले लूँगा, मुर्गी ज़बा कर लूँगा, लेकिन वो 5 लाख जो है मुझे आगे मेरे 500 स्टूडेंट जो है और ख़राब करेगा कि यार उसने हमें फ्रॉड किया हमारे साथ। तो ये काम हम आज भी मोटरसाइकिल पे ही हैं। हम तो हमने ना BMW ली है, ना हमने कोई बड़ी गाड़ी ली है। कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर 100 लोग आपके बारे में ये कहते हैं, लेकिन आपका लाइफस्टाइल, जब आपके पास बड़ी गाड़ी होती है, बड़ा अपने शानदार किस्म का ऑफिस बनाया होता है, तो भाई ये चीज़ें मैटर नहीं करती कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, बस लोग आपका लाइफस्टाइल देखते हैं और आ जाते हैं। तो इसमें बहुत सारा, ये एक एग्जांपल है, वो क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मेरा बेतकल्लुफ़ी है उनके साथ, तो मैंने उनको कोट कर लिया। बहुत सारे ऐसे लाहौर में ऑफिसेज़ हैं, हमारे प्लाजे में इवन के 10-12 वीज़ा कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं। लेकिन हम जो सारा दिन यहाँ पे देखते हैं कि लोग झोलियाँ उठा उठा के बददुआएं दे रहे होते हैं। तो स्टूडेंट कौन सी गलती करता है, या ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी होती है वीज़ा कंसल्टेंट के पास कि लोग उसको पैसा दे देते हैं? सर वो आपने पहले सवाल की, ख्वाब बेचते हैं। मेरे पास सिस्टम पाकिस्तान से तकरीबन भी 8-10 शहरों से B2B की ऑफ़र है कि हम ऑफिस भी बनाते हैं, एक्सपेंस भी करते हैं। मेरा 3 साल तक कोई फिजिकल ऑफिस नहीं था, मैंने टोटली ऑनलाइन किया है। मेरे साथ जो टीम थी वो भी होम से ही, घर से ही काम करती थी, सारी ऑनलाइन थी वो सारी। ऑफिस बनाने का मकसद ये था कि मेरे पास मोस्टली स्टूडेंट्स जो है KPK से हैं, और KPK से मैं सिर्फ पश्तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं टोटल पठान हो चुका हूँ इस टाइम। तकरीबन 4 साल से मैंने पठानों के साथ काम किया, बहुत अच्छे लोग हैं। उनके लिए मैंने ऑफिस इस्लामाबाद में बनाया, सिर्फ G15 के अंदर। उसके अलावा मलिकवाल में ऑफिस है। ऑफिस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके एक्सपेंस पूरे करने के लिए, स्टाफ रखने के लिए, मॉडर्न स्टाफ, मॉडर्न लड़कियां रखने के लिए, उनको फिर जो आपको मंथली पे करना पड़ता है ना, वो फिर आपने उन स्टूडेंट की वो 5 लाख फिर मैंने उनसे लेना था स्टूडेंट से। मैं उनको छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा होता था कि मेरा महीने बाद 10 लाख का खर्चा है, मैंने कहाँ से पूरा करना है। तो इसलिए जितने एक्सपेंस कम रखेंगे और उतना ही आपका जो है आप स्टूडेंट के साथ फेयर चल सकते हैं। और उसमें जो दूसरी आपने बात की, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि जिसके पास जाते हैं उसकी बातों में आ जाते हैं, खुद सेल्फ रिसर्च नहीं करते। मेरा आज भी यही कंसर्न है, मैं स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि आप सबसे पहले जिस कंट्री में आपने जाना है ना, आपने लातविया जाना है या लिथुआनिया जाना है, स्लोवेनिया जाना है, उसके बारे में रिसर्च करके आएँ कि वहाँ पे बेनिफिट क्या है आपको और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जब आप वो खुद स्टूडेंट की अपनी सेल्फ रिसर्च होगी, उसके बाद स्टूडेंट कभी भी किसी कंसल्टेंट की बातों में नहीं आएगा। कैसे पता चलेगा कि ये जो कंसल्टेंट है ये ठीक कंसल्टेंट है या ये फ्रॉड है? कोई पैरामीटर्स या आपके नज़दीक, क्योंकि आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा डिफरेंट लोगों के साथ जो वीज़ा रिजेक्ट करवा के आए, वो कहीं पैसे फंसा के आए, तो क्या पता, कैसे पता चलेगा? क्योंकि बातों में तो हर इंसान लगता है कि वो सच्चा है। सर बात पता इस तरह लगता है कि अगर मैं आपके पास आया हूँ, मैंने आपको बोला कि आप मेरा अमेरिका का कर दें, आपने कहना जनाब मेरी एक्सपर्टीज़ है। अगर मैं आपको कहूँ यूरोप का किसी कंट्री का, फ्रांस का कर दें, आपने कहना मेरी एक्सपर्टीज़ है। मैं कहूँगा जी साइप्रस का करना है, आपने कहना मेरी एक्सपर्टीज़ है। कोई भी बंदा जो है हर कंट्री के ऊपर उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं हो सकती। वो मैक्सिमम 4 कंट्री, 5 कंट्री, 6 कंट्री, 12 कंट्री, 15 कंट्री तक चला जाएगा, उसके ऊपर उसकी अपनी ग्रिप होगी। लेकिन ये नहीं होता कि वो हर कंट्री का कर ले। आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बतानी है, उसको बताना है कि मेरा इस कंट्री के अंदर करें। अगर उसने कहा कि यार नहीं हम ये काम नहीं कर रहे, तो समझे ठीक है वो बंदा ऑथेंटिक है। अगर वो कहे कि मैं जनाब आपका हर कंट्री के अंदर कर सकता हूँ, मैं दुनिया के आपको हर मुल्क में भेज सकता हूँ, तो आप समझे कि वो बस आपको ख्वाब बेच रहा है, बस फिर उसने वही बेचने। हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें, अच्छे इदारों पे जाए, और आजकल हर पेरेंट की ये ख्वाहिश है कि उनका कोई एक बच्चा किसी बाहर के मुल्क में चला जाए। अब उसके लिए डिपेंड, वीज़ा कंसल्टेंट के पास उन्होंने आना ही आना है। अब मैंने इस पे जो मुझे तरीकाकार पता है कि जो वीज़ा कंसल्टेंट्स होते हैं उनके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU होते हैं कि भी हम आपको स्टूडेंट यहाँ से रेफ़र करेंगे, और उनका एक MOU तय हुआ होता है। आपका कितने मुल्कों में, कितने यूनिवर्सिटीज़ के साथ इस तरह का कोई मैकेनिज़्म मौजूद है जिस पे हम ये कह सकें कि यू आर अ रिलायबल पर्सन? सर इसमें सबसे पहले बाल्टिक स्टेट्स के अंदर जो थे MOU, वो हमारे पहले 8 यूनिवर्सिटीज़ के साथ थे। इस टाइम बाल्टिक स्टेट में, लातविया और लिथुआनिया में तकरीबन 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MOU पे काम कर रही हैं। उसके अलावा कोई कंसल्टेंट आपको कह दे कि हमारा MOU है किसी यूनिवर्सिटी के साथ, या हमारा उनके साथ उनको हमने रिक्रूटमेंट करके देनी है, तो ये झूठ है।
अभी फ़िलहाल कोई किसी यूनिवर्सिटी को नहीं देता। उसके बाद हमारा फ्रांस के साथ है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे जो उसके कैंपस फ्रांस के सेमिनार होते हैं, उसमें डॉक्टर साहब भी जाते हैं, वो शिरकत भी करते हैं, उनके साथ MOU हैं। हंगरी के अंदर हमारे MOU हैं, स्लोवेनिया की एक यूनिवर्सिटी के साथ है, स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी के साथ है। तो तकरीबन कुल मिला के हमारे इस टाइम 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU हैं। बाकी हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं जिस तरह स्टूडेंट ने अप्लाई करना है। अच्छा, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जो एक स्टूडेंट है अगर वो वीज़ा स्टडी वीज़ा लेना चाहता है तो उसको कब और कैसे अप्लाई करना चाहिए? अगर वो किसी यूरोप की किसी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो उसको कितना अरसा पहले ये प्रेपरेशन शुरू कर देनी चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि क्या आया कि उसने अपने डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन करना है, अपनी बैंक स्टेटमेंट किस तरह से मेंटेन करनी है, तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि उसका वीज़ा रिजेक्ट ना हो? सर सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि उसने इंटरमीडिएट के बाद बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है या बैचलर्स के बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है। अगर एक स्टूडेंट है उसने इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई करना है तो जैसे ही वो इंटरमीडिएट के जो फाइनल एग्जाम होते हैं HSSC के, वो एग्जाम जब दे तो उसके बाद वो अपनी IELTS की प्रिपरेशन करे, क्योंकि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है स्टडी वीज़ा के अंदर आपके जो है वो तकरीबन 50% मैटर करती है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में काम आएगी, आपकी एम्बेसी अपीयरेंस के अंदर काम आएगी। अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बेस्ट है तो आपका वीज़ा चांसेस जो है 50% आपको वहाँ से ऐड होते हैं। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है आपने IBCC मूफा से जो अपने टेस्टेड करवाने हैं बोर्ड रेलिवेंट बोर्ड से, उसके बाद फिर IBCC से, फिर मूफा से, उसके ऊपर एक प्रोसेस होता है, वो आपका 1-2 महीने ले जाता है, वो आप करें साथ। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, जब एक स्टूडेंट सोचता है कि यार मैंने बाहर जाना है, वो अपने स्पॉन्सर की या अपनी बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करना शुरू कर दे। यानी उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, अपनी उसने ग्रॉसरी करने गया उसकी पेमेंट उससे कर दे, कोई उसने बिल पे करना है, यूटिलिटी बिल पे करना है, उसकी पेमेंट उससे कर दे। को कोशिश करे कि जितनी भी उसकी आमदोरफ्त हो, इनकम और आउटकम गोइंग हो, सब कुछ उसके बैंक के जरिए हो ट्रांजैक्शन। कितना होना चाहिए मंथली एक एवरेज के लिए? अक्सर मैं सवाल ये मेरा, इसको अगर आप तफसील से बता सकें आप, कि अक्सर लोग ये करते हैं कि वो फेक स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं कि पैसा किसी का आपके अकाउंट में पड़ा है 3-4 महीने के लिए, उसके ऊपर ये पूरा माफिया है जो काम करता है कि वो आपके अकाउंट में 70 लाख पैसे देते हैं, 70 लाख रुपया रखवाते हैं और उसमें वो कहते हैं हम 10% इसका ना आपसे लेंगे। तो अगर हम जनरल करना चाहते हैं तो आपके अकाउंट में कितने पैसे का जो इनफ्लक्स है या आउटगो है वो होना चाहिए? सर उसके अंदर अगर मंथली अगर आप एक बाल्टिक स्टेट में जा रहे हैं या छोटे शेंजन कंट्री में जा रहे हैं, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, उसके अंदर आप तकरीबन 3 लाख तक या 2 लाख तक भी आपकी मंथली लीगल ट्रांजैक्शन हो, इनकमिंग आउटगोइंग हो तो इनफ है वो। बाकी आपने जब प्रोसेस शुरू करना है, अब कंट्री वाइज है कि उसकी कितनी मेच्योर स्टेटमेंट उसकी रिक्वायर्ड है। अगर आप ये इनके कंट्री बाल्टिक स्टेट्स का करते हैं तो उसके अंदर आपकी 1 महीने की मेच्योर स्टेटमेंट इनफ है। बाकी उसकी आपकी जो 5 मंथ है उसके अंदर ट्रांजैक्शंस हो तो इनकमिंग आउटगोइंग हो तो इनफ है, उसके लिए कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। तो उसमें ये होता है कि एक स्टूडेंट जब प्लान करता है, कम से कम उसके पास ट्यूशन फीस के पैसे होते हैं ना, वो अगर उसने 15 लाख उसकी फीस है या 16 लाख है या 10 लाख फीस है या 50 लाख फीस है, वो तो उसके अकाउंट के अंदर पड़ी होनी चाहिए, वो उसको मैनेज करे अच्छे तरीके से। जब वो ट्यूशन फीस पे कर दे तो उसके बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट के अमाउंट जो है वो अरेंज करके उसके अंदर स्टोर कर ले। तो इसमें क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस हर कंट्री का अपना अपना होता है। मैंने आपसे पहले अर्ज किया तकरीबन 5,000 यूरो से लेके 15,000 यूरो तक है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कितनी रिक्वायरमेंट किस कंट्री की है। वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस के अकॉर्डिंगली वो होता है कि आपको एक पर्सन है, लाइक फ्रांस है, वहाँ पे आप लिविंग एक्सपेंस ज़्यादा होंगे, बाल्टिक स्टेट्स में लिविंग एक्सपेंस कम होंगे, स्लोवेनिया में और कम होंगे, हंगरी के और से होता है, इसलिए कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। आपने गुज़श्ता 4-5 साल के दौरान जितने लोगों को भेजा है, मिनिमम कितने पैसे आपको लगता है कि अगर मेरे पास मिनिमम पैसे हैं तो मुझे इतना वीज़ा मिल जाता है? सर उसमें आप कुछ एक चेक रिपब्लिक सबसे सस्ता ऑप्शन हमारे पास वो है, उसके अंदर जो आपके पैसे थे वो अराउंड आपके 8-9 लाख रुपए में भी स्टूडेंट चला जाता है। लेकिन उसकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स का बहुत ज़्यादा इशू है, एक साल आपको वेट करना पड़ सकता है, 1.5 साल भी वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद फिर आपका ये लिथुआनिया था, इसके 17 लाख रुपए में मैंने अपने छोटे भाई का जब भेजा था आज से 2 साल पहले, 17 लाख रुपए उसका लगा था। अभी तकरीबन 15 लाख रुपए तक भी लग रहा है, वो 25 लाख तक सॉरी लग रहा है। तो इसलिए अभी पुर्तगाल का हमारे पास ऑप्शन है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, उसके अंदर टोटल कॉस्ट ही आपकी जो जाने तक, बाहर पहुंचने तक, पुर्तगाल पहुंचने तक तकरीबन 4 लाख रुपए आ रही है। तो वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अच्छा, इसमें आप सिर्फ स्टडी वीज़ा को डिस्कस करते हैं, डील करते हैं, या इसमें हम अगर कोई विजिट वीज़ा पे जाना चाहता है, वो कहते हैं मैंने शेंजन वीज़ा लेना है या मैंने यूरोप घूमना है, तो उसको भी फैसिलिटेट करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, लेकिन उसके अंदर हम डायरेक्ट बताते हैं कि उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि वो 50-50 चांसेस होते हैं। वो प्रोफाइल मैटर करती है, आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री और आपकी ट्रैवलिंग जो प्रोफाइल है वो मैटर करती है, ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है और बैंक हिस्ट्री मैटर करती है, आपकी
बिजनेस क्या है आपका, उसके अंदर कोई आपको कह दे कि 100% है, वो बात नहीं है। वो अच्छा, ये मुझे बताएं कि हमारे कुछ दोस्त हैं वो 2-3 टर्म्स यूज़ करते हैं जी, डन बेस वीज़ा। ये डन बेस वीज़ा क्या होता है? डन बेस वीज़ा सर इस तरह होता है कि हमारे पास भी स्टूडेंट आते हैं कि आप डन बेस पे हमारे साथ कर लें प्रोसेस। उसमें इस तरह ही होता है कि रिसेंटली अभी एक पुर्तगाल के 2 कपल पकड़ा गया, वो जा रहा था बाहर स्टडी वीज़ा पे, उसने 35 लाख के बस वो वीज़ा लिया था, एक गुजरात का कंसल्टेंट है उससे, और उसने वो मेड बाई गुजरात उसको वीज़ा स्टैम्प करके पासपोर्ट पे दे दिया, और उसकी वैलिडिटी सिर्फ जो गुजरात से लेके उसकी एयरपोर्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक थी, वहाँ जाके पकड़े गए हैं। तो डन बेस इस तरह होता है। डन बेस इसके अलावा कोई आपका किसी एम्बेसी में सेटिंग नहीं होती जो आपको वीज़ा देता है, ये सब फ्रॉड है। जब तक आप प्रोसेस नहीं करेंगे, एम्बेसी अपीयरेंस नहीं होंगे, तो डन बेस वीज़ा आपको इस तरह नहीं मिलता। स्टडी वीज़ा कम से कम आपको नहीं मिलता। यार मेरे तो एक दोस्त हैं, वो उनकी तो रेट ही होते हैं कि जी अगर वैसे अप्लाई करना है तो उसके लिए फर्ज करें 2 लाख है, तो डन बेस पे करना है तो 5 लाख वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर लेते होंगे सर। लाइक एक वीज़ा पे मेरी एक्सपेंस जो मेरा इन्वेस्ट हो रही है वो 2 लाख रुपए हो रही है, तो वो उसके 10 लाख लेके वो अपने पास इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉस प्रॉफिट उसका हो तो वो डन बेस हो सकता है। अदरवाइज वो एम्बेसी में सेटिंग तो इस तरह नहीं किसी की होती ना ही। अच्छा, ये जिन कंट्रीज़ का नाम आपने लिया, आपने कहा बाल्टिक स्टेट्स में आप कर रहे हैं, इनके तो पाकिस्तान में एम्बेसीज भी बहुत कम है। जी, तो फिर आप कैसे इनकी वीज़ा एम्बेसी प्रोसेस? पाकिस्तान में है ही नहीं सर। इनकी एम्बेसी जो लिथुआनिया है उसका प्रोसेस अजरबैजान, मलेशिया, थाईलैंड, फिलिपाइन, सिंगापुर से होता है, और काफ़ी BFS में जाके अपनी सबमिशन करवानी होती है। और जो आपका दूसरा लातविया है, इसकी दुबई से होती है, स्लोवेनिया की ईरान से होती है, स्लोवाकिया की ईरान और दुबई अजरबैजान से होती है। तो इनकी एम्बेसीज जो बाहर हैं। तो हाउ डू यू मैनेज कि आप कैसे फिर प्रोसेस कैसे करवाते हैं? सर मैनेज होता है इसका, बाकी एम्बेसी में हम अपॉइंटमेंट लिख देते हैं, स्टूडेंट विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ सबमिशन करवाता है। यानी कि पहले जिस कंट्री से जिस कंट्री में उसकी एम्बेसी है वहाँ पे वीज़ा विजिट लेगा, और वहाँ पे जाके फिर अपन डॉक्यूमेंटेशन सारी उस विजिट वीज़े के दौरान पूरी करके फिर आएगा। डॉक्यूमेंट्स हमारी ऑलरेडी पहले हम फाइल प्रिपेयर कर देते हैं उसको। जब उसकी अपॉइंटमेंट जिस डेट की होती है उस डेट पे वो जाता है, जाके एम्बेसी में सबमिट करवाता है, सबमिट करवा के वापस आ जाता है। तो इस फाइल में क्या क्या होता है? फाइल के अंदर सर उसके यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी जो आपकी कह लें कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैंक स्टेटमेंट होती है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं, पासपोर्ट होता है, पिक्चर होती है, SOP होता है आपका जो उसकी प्रोफाइल को करता है, एक्सपीरियंस लेटर अगर उसका स्टडी किया है तो वो चीज़ें होती हैं। और उसके बाद वीज़ा फॉर्म होता है, RP फॉर्म से कहते हैं। तो ये तो हर कोई बंदा कोई भी किसी वेबसाइट पे जाके देखेगा कि वीज़ा रिक्वायरमेंट क्या है और वो खुद भी कर लेगा, तो फिर आपके पास क्यों आए? जी बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो आज भी मेरे पास मेरे ग्रुप के अंदर तकरीबन 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, और मैं उसके अंदर टोटल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि जो स्टूडेंट खुद करना चाहिए करे, और मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को करवाया भी है प्रोसेस। मेरी आज भी मैंने कभी किसी बंदे को ये नहीं कहा कि आप मेरे पास आए साइन अप हो। जो स्टूडेंट खुद आए वो आना चाहता है तो आए, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं कहा। मैं तो यही चाहता हूँ कि स्टूडेंट अपना खुद प्रोसेस करे, और करना भी चाहिए। एक पढ़ा लिखा बंदा जो बाहर स्टडी करने जा रहा है उसको इतनी हवा होनी चाहिए कि उसका प्रोसेस कैसे होता है। लेकिन स्टूडेंट कुछ डरते हैं, वो क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज नहीं होती है, मिसहैप हो जाए। स्टूडेंट से होता भी है, उसके अंदर इतना नॉलेज नहीं होता, क्योंकि वीज़ा फाइलिंग जो है वो ये भी एक बहुत बड़ी साइंस होती है। हर बंदा आर्ट है, वो हर बंदा वीज़ा फाइल भी नहीं कर सकता। अच्छा, आपने कहा मेरे पास साइन अप होने से पहले, व्हाट डज इट मीन कि साइन अप आपके पास क्या आपका कोई सॉफ्टवेयर है, कोई आपके पास फीस है, वो पे करना पड़ती है? सर साइन अप से मुराद ये होता है कि जब एक स्टूडेंट आता है उसकी प्रोफाइल हम असेसमेंट करते हैं, उसको बताते हैं कि आप इस कंट्री का प्रोसेस करें, वो कहते हैं कि आप हमारा प्रोसेस खुद कर दें। मैंने आज तक कभी किसी को ना कहा, वो मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन लेता है कि यार मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लूँ, मैं कहता हूँ आप कर लेंगे, इसकी आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको मीट करी क्राइटेरिया को। तो उसके बाद वो कहता नहीं आप ही करते, तो फिर जाहिर बात है ऑफिस की एक्सपेंस है और टाइम मैनेजमेंट है, तो वो हर बंदा चार्ज करे तो हम भी उसको चार्ज करते हैं। वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा साइन होता है, उसके अंदर टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है कि ये हमने आपको प्रोवाइड करना है, आपने हमें ये प्रोवाइड करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको चलते हैं। कितना लेते हैं आप एक वीज़ा चार्ज करने? सर वो डिफरेंट है, हर कंट्री के हिसाब से डिफरेंट, डिस्क्लोज करना मेरे ख्याल में बेहतर नहीं है, लेकिन वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी मार्केट से हमारा जो चार्जेस है वो कम है, काफ़ी हद तक कम है। सर अब मेरे सामने जो म्यार है वो मेरे दोस्त का है, क्योंकि मेरा एक्सपोजर उस तक ही है कि वीज़ा कंसल्टेंसी के हवाले से वो खुद तो कहीं गया नहीं है, और लोगों को वो ख्वाब दिखाता है पूरी दुनिया में जाने के। तो आप भी किसी मुल्क में गए या आप भी मल्क वाले में बैठे लोगों को यूरोप भेज रहे हैं? सर ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बाहर होना खुद और आप प्रोसेस करें, हवा होनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं भी बड़े सुनता रहा हूँ, यार तुम आप तो बाहर जाता नहीं, यार इसको कुछ नहीं पता, ये खुद तो बाहर गया नहीं है, इसको क्या पता। तो इस गुस्से के अंदर मैंने अपनी गवर्नमेंट की जॉब छोड़ी, सारा मेरा ख़ानदान, पागल हो तुमने गवर्नमेंट की जॉब छोड़ दी है, ये तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, तुम एक अच्छी हैंडसम अमाउंट सैलरी ले रहे थे, अब क्या करोगे। मैंने कहा जो करेगा अल्लाह करेगा, करते हैं फिर प्रोसेस। मैंने खुद किया, और मेरी इवन के मेरा बैचलर्स था इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, लेकिन फिर भी मैंने बैचलर्स को छोड़ के, क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी के साथ कमिटमेंट थी, तो मैंने उसको इंटरमीडिएट बेस पे 13 साल का स्टडी गैप के साथ मैंने अपना प्रोसेस किया था। और मैंने अपने ऊपर वो प्रैक्टिस की थी कि यार ये अगर मेरा हो गया तो मैं और स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा। तो मैं फिर लातविया गया,
लातविया से मैंने फिर जो है अपने लीगली उसको मैंने आगे स्टडी शिफ्ट करवाई स्पेन के अंदर, और स्पेन की TRC मैंने जो तकरीबन 28 डेज़ की ली थी। और जो मैं लातविया गया, लातविया की जो मैंने TRC ऐसे इनलीगल नहीं मूव किया, मैंने वहाँ पे इमिग्रेशन को अपना एक्सक्यूज़ पेश किया, उसके बाद मैंने अपनी TRC खुद कैंसिल करवाई, करवाने के बाद फिर मैंने जो उसको प्रोसीड किया, उसको स्पेन वाला जो प्रोसेस था। यानी कि जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि लीगली तौर पर अगर आप किसी मुल्क में चेंज होना चाहते हैं तो आप कह रहे हैं कि आपने पहले लतविया गए, आप वहाँ से फिर आपने स्पेन मूव किया और स्पेन से फिर आप बाकी जो आपके मामला थे तो यानी कि अगर लीगली अगर कोई बच्चा पहले किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री में चला जाता है, बाल्टिक स्टेट में चला जाता है, तो वहाँ से वो उसके पास चांसेस हैं कि वो लीगली आगे किसी बड़े यूरोपियन कंट्री में बिल्कुल आप लीगली मूव कर सकते हैं। उसके अंदर कोई आपको हडल नहीं, कोई रुकावट नहीं है, कोई उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी आपने उसको क्राइटेरिया को आपने मीट करना है, एक्सपेंस थोड़े बहुत होते हैं वो आपने उस पर लगाने हैं, तो आप मूव कर सकते हैं क्योंकि आपका ये लीगल राइट है, आपको कोई फंडामेंटल राइट है आपका, आप मूव कर सकते हैं अगर आप लीगल प्रोसेस करते हैं तो। अच्छा, मंडी बहाउद्दीन में तो बच्चा आपको जानता है और हर फैमिली आपसे ताल्लुक़ है, डायरेक्ट ताल्लुक़ है लोगों का, लोग जानते भी हैं। अगर कोई और किसी कंट्री से, लाहौर से, फैसलाबाद से, गुजरांवाला से आपसे कोई बंदा रब्ता करना चाहता है तो उसका तरीक़ाकार बता दें। और दूसरा, एक और शिकायत जो वीज़ा कंसल्टेंट के हवाले से आती है कि ये बहुत मीठे होते हैं लेकिन फ़ीस लेने से पहले जब फ़ीस ले लेते हैं तो उसके बाद ये ना रिस्पॉन्ड करते हैं, ना फ़ोन उठाते हैं, ना कोई आगे से जवाब बताते हैं और लटकाए रखते हैं महीनों। क्या आप भी ऐसे ही करते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास मंडी बहाउद्दीन के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे अपने एरिया के, वो 10% भी नहीं है। मैं ज़्यादातर अपने एरिया के स्टूडेंट्स को उतना कैच करता भी नहीं हूँ। मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो KP के हैं, बलोचिस्तान के हैं, राजनपुर के हैं, वज़ीरिस्तान से कल हमारे पास स्टूडेंट्स आया हुआ था, तकरीबन 3-4 दिन पहले की बात है। उसके बाद जनूबी पंजाब के हमारे साथ दोस्त हैं। कराची से मेरे पास 4 इस टाइम भी साइन अप हुए हैं। कराची किधर और मलिकवाल किधर तकरीबन 1500 किलोमीटर बनता है, तो वो सारे ट्रस्ट बेस है। और ट्रस्ट बेस इसलिए है कि मैंने आज तक कभी किसी के साथ स्कैम नहीं किया, मेरा एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। मेरे पास जो स्टूडेंट आता है साइन अप होता है, इवन के उसकी वो पहुंचने के बाद भी अभी ऐसे भी काफ़ी केसेस हैं जो फीमेल मैंने भेजी हैं, उनके फैमिली मेम्बर जो है मेरे साथ अभी कॉन्टैक्ट के अंदर है, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, मेरे बेटे का ख्याल रखना, तो मैं उनको भी वहाँ पे भी सपोर्ट करता हूँ। बाकी आपने रह गया रिस्पॉन्ड टाइम, तो रिस्पॉन्ड टाइम की ये सूरत हाल है। मेरी एक टीम मेंबर है, सवेरा नाम है उनका, और उनकी आज मेहंदी है, तो आज वो 12 बजे तक हमारे साथ ऑनलाइन थी। वो स्टूडेंट को प्रोसीड कर रही थी केसेस को, यार इसका ये काम करना है, इसका ये काम करना, तो हम इस हद तक अपने टीम के साथ लाइल हैं। हमारी टीम मेंबर में कभी ये नहीं होगा कि आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और आपको दे नहीं रही। ये होता है कि वो स्टूडेंट हम अपनी औकात से ज़्यादा साइन अप कर लें, 5000 बंदा साइन अप कर लिया और हमारे पास जो रिस्पॉन्ड करने का टाइम नहीं, तो ये काम हम कभी भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर लोग आपको रीच आउट करना चाहते हैं तो AA वीज़ा कंसल्टेंट्स जो हैं, इनके ऑफिस कहाँ हैं और ऑनलाइन क्या ऑप्शन मौजूद हैं? AA स्टडी कंसल्टेंट हमारा जो है इस्लामाबाद में G15 में और दूसरा मलिकवाल में है। बाकी हमारे पास ऑप्शन हैं लेकिन हम उसको नहीं कर रहे। ऑनलाइन ही हमारे साथ ज़्यादातर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो हमारी वेबसाइट भी है, वहाँ पर भी साइन अप होते हैं, AAstudyconsultant.com के नाम से है। और उसके बाद हमारे टिकटॉक और यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे स्टूडेंट अप्रोच करते हैं। सर, पाकिस्तान से जब भी कोई बच्चा बाहर जाता है तो वो एक प्रेशर लेके यहाँ से जाता है। फैमिली उसको कहती है कि असी तेन भेज ही देता है, अगे तू अपना खुद करना है। अब वो एक बर्डन ये भी लेके जा रहा है कि एक फैमिली जो फीस है उसकी वो फैमिली ने पे कर दी है, आगे उसने खुद कमाना भी है, वहाँ पे जॉब भी करनी है और साथ साथ स्टडी भी करनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से स्किल्स हैं जो वहाँ पे जिनकी डिमांड ज़्यादा है, कोई अक्सर मैंने देखा है कि लोग या तो KFCs वगैरह पे काम कर रहे होते हैं या ड्राइविंग कर रहे होते हैं, उबर क्रीम चला रहे होते हैं, तो क्या कोई ऐसे रिस्पेक्टेबल वेज भी हैं या कोई स्किल्स ऐसी हैं जिनकी वहाँ पे डिमांड हो कि एक बच्चा जो यहाँ से गया है वो अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर सके और शाम को कुछ घंटे काम करके भी पैसे कमा सके? सर ये आपने बड़ी अच्छी बात की, प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है। मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो होते हैं, उसको क्या लें कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं और वो लोन वगैरह लेके जाते हैं और उनका मेन कंसर्न होता है कि यार 1 साल में मैंने पैसे उतार देने हैं। तो उसके लिए वो डिलीवरी वाला ऑप्शन तो ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन उसके साथ उनको कोई जो टेक्निकल स्किल्स हैं, लाइक आपने गाड़ियों का काम सीखा है, आपने ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा है, आपने ये बार्बर का काम बहुत अच्छा है वहाँ पे, और ये इन करें 15 यूरो 20 यूरो, तो ये एक कटिंग खत पे ले लेते हैं, तो इसका काम बड़ा अच्छा है। उसके बाद किचन में आप कुकिंग का काम जो है वो आपका बहुत अच्छा है, वो आप स्किल सीख के जाएँ। मोबाइल रिपेयर जो है उसका काम बहुत अच्छा है। तो ये छोटी छोटी स्किल्स हैं, अगर आप सीख के जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं जॉब जरूर मिल जाएगी। इनमें लैंग्वेज का इतना इशू नहीं होता, टेक्निकल स्किल्स हैं। अच्छा, इसमें मुझे बताएंगे बहुत सारे लोग जो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री से हैं, तो आजकल एक नोमैड वीज़ा भी चलता है जिसको वो कंट्रीज़ कहती हैं, तो क्या इन कंट्रीज़ में भी कोई इस तरह के ऑप्शंस हैं कि फ्रीलांसर्स वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं? आपने नोमैड वीज़ा की जो बात की, स्पेन के काफ़ी सारे हमारे कंसल्टेंट ने बड़े बंदे भेजे हैं, उसका 35,000 रुपये फ़ीस थी, 3500 गवर्नमेंट की फ़ीस थी और उसके बाद उसकी जो फ़ीस थी बाकी कंसल्टेंट की वो 50,000 रुपये थी।
तो उसमें बेसिकली नोमैड वीज़ा जो था वो उनके लिए था जिनकी फ्रीलांसिंग से इनकम आ रही है और इनकम वो उसके अपने होम कंट्री से जो है 90% जो है बाहर से आ रही है और 10% उसके होम कंट्री से थी और वो उसकी 1 साल के अंदर जितनी इनकम आई है वो पता नहीं कितने हज़ार यूरो, मेरे एग्जैक्ट माइंड में नहीं है, तो वो उसके इक्वल थी, तो वो आप अप्लाई कर सकते थे। तो उसमें मेरे ख्याल में हमारे क्राइटेरिया पे बहुत कम लोग पहुंचे हैं और जो उस क्राइटेरिया पे पहुंचता तो मेरे ख्याल में वो मूव करते ही नहीं है, वो इस लाइफ को छोड़ के बाहर क्यों जाए, ऑलरेडी वो इतना कमा रहा है, तो वो पागल नहीं है, इस तरह वीज़ा दे देते हैं। तो ये इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। बाकी फ्रीलांसिंग आप वहाँ पे कर सकते हैं। ई कॉमर्स काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हैं वहाँ पे, ई कॉमर्स कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग वाली साइड पे हैं, क्योंकि आपके पास वहाँ पे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान में कुछ पेमेंट गेटवेज के इशू हैं और बड़े मामला हैं, स्कैमिंग का बच्चे यानी जी वहाँ पे कर रहे हैं, प्राइवेट लेवल और इस तरह की काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा सर, एक और जो मेजर कंसर्न होता है लोगों का जब बच्चा यहाँ से जाता है तो वो एक बर्डन ये भी कैरी कर रहा होता है कि उसने अपनी बाकी ज़िंदगी, वो जा तो एक स्टडी वीज़े पर रहा होता है 2 साल के लिए 3 साल के लिए, जो उसका एक प्रोसेस है यूनिवर्सिटी का, लेकिन वो प्रेशर लेके जा रहा होता है कि उसने वहीं सेटल होना है और वहाँ से फिर रेवेन्यू जनरेट करके उसने पाकिस्तान भेजना है। तो क्या स्टडी जब एक बच्चे की कंप्लीट होगी है वहाँ पे, तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं कि वो वहाँ पे सेटल हो सके या उसने इमीडिएटली वापस आना होता है? सर 100 में से जो 99% जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो वापस नहीं आते, वो सेटल होने के लिए ही जाते हैं। उनका पहला मेन कंसर्न ही होता है कि सर मैंने वहाँ पे मूव होना है, और मूव होने से यही मुराद है परमानेंट वो सोच के गया कि उसने वहाँ पे मूव होना है। उसमें ऑप्शंस जो हैं, पहले तो स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद PSW मिलता है। PSW में वो वर्क परमिट लेते हैं, किसी भी कंपनी को उनको वर्क परमिट मिल जाता है, तो उसकी बेस के ऊपर उनको रेजिडेंसी मिल जाती है। जब 5 साल उनकी रेजिडेंसी वहाँ पे होती है, उसके बाद आपको PR मिलती है और उसके 5 साल बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। ये कुछ शेंजन कंट्रीज़ की अपनी अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जब आपके वहाँ पे सेटलमेंट वर्क परमिट मिल जाता है तो फिर आप वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, वो आप परमानेंट वहाँ पे होकर रह सकते हैं। उसका पाकिस्तानी नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद वो भी है जो ये बना के जाते हैं कि यहाँ से वीज़ा लेके बैठ जाना स्टडी का, वहाँ जाके कोई गोरी फसानी है और उसके साथ शादी करके वहीं पे सेटल होना है। जी तो ये भी होता है जी, अच्छा ऑप्शन है ये। लेकिन अब वो पहले वाले गोरे अब नहीं रहे, वो बहुत समझदार हो गए हैं। वो 4 साल बंदे को वैसे ही घुमाते हैं, 4 साल बाद बंदे की बात हो जाती है, कहता है 5 साल बाद वैसे PR मिल जानी है, अब इसका मैंने क्या करना है, इसको मैं किधर ले जाऊँ। तो अभी ऑप्शन है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। KPK के पठान है माशाल्लाह, इस काम में बड़े तेज़ हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी वहाँ पे जो है शादी की हुई है और वो निभाते हैं। हमारे पंजाबियों के अंदर ये बात है, ये स्कैमिंग करते हैं उनके साथ, यानी उनको यूज़ करके छोड़ दिया, उसके बाद ट्रस्ट इशूज़ हैं। लेकिन पठानों में ये बात है कि उन्होंने जिनसे शादी की है ना, उनको उन्होंने निभाया और कंप्लीट उनके साथ वो चल रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो वो उनके ट्रस्ट इश्यूज नहीं आते। तो ये एक ऑप्शन मौजूद है अर्ली PR लेने जी, का, अर्ली PR लेने के लिए, और अगर आप लाइल हैं तो आपको करना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा हम सफ़र मिल जाता तो उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं, आपको करना चाहिए उसको। बहुत शुक्रिया वैसे साहब, आपने कीमती टाइम हमें दिया और बहुत सारे सवालात जो हमारे ऑडियंस के थे, जो मेरे अपने ज़ाती थे, वो आपने क्लियर किए। तो नाज़रीन, बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं इनके पास, इनकी पटारी में बहुत कुछ है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं किसी यूरोपियन कंट्री में स्टडी वीज़े पे जाना, वर्क परमिट पे जाना, या वहाँ पे ये परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, तो उसका जो तरीक़ाकार है वो इनकी गुफ्तगू से ये लगता है कि ही हैज़ द एक्सपर्टीज़ जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं किसी बाहर के मुल्क में सेटल होने के लिए। तो AA वीज़ा कंसल्टेंट के नाम से इनके सोशल मीडिया हैंडल्स मौजूद हैं, हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे उनके लिंक्स, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, इनसे रहनुमाई ले सकते हैं। अगर आप इनके जो रिकॉर्ड है इनका, जो इनकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उन पर एतमाद करते हुए अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जो निशानियाँ इन्होंने बताई कि किसी भी वीज़ा कंपनी से कंसल्ट करने से पहले आपको उनके बारे में पता होनी चाहिए, वो आप इन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं, इनसे भी वेरिफिकेशन ले सकते हैं। आज की पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।